यूपी में कब्जे की लड़ाई में चाचा भतीजा आमने सामने चुराग में राजू तिवारी को बनाया बिहार एलजेपी का अध्यक्ष। लोजपा पारस गुट के अध्यक्ष में चुनाव आज। गाजियाबाद की पिटाई कांड में अब तक 5 गिरफ्तार। स्थानीय नेता पर विवादित बयानों का केस। बुजुर्ग ने शिकायत में पिटाई का किया जिक्र। लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन पर टला बड़ा हादसा। नौचंदी एक्सप्रेस पटरी से उल्टी, कई घंटे अटकी रही यात्रियों की सांसें। नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं। यहां पर मैं हूं आपके साथ साधना मित्रा। सीबीएसई, आईसीएसई समेत तमाम राज्यों के बोर्ड 12वीं के छात्रों का मूल्यांकन किस तरीके से किया जाएगा, इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। इस संबंध में कोर्ट में याचिका दायर की गई थी, जिस पर कोर्ट आज सुनवाई करेगा। आपको बता दें, पिछले ही दिनों कोविड-19 महामारी के कारण 12वीं कक्षा की सीबीएसई बोर्ड परीक्षा रद्द कर दी गई थी। इसके साथ ही तमाम राज्यों के बोर्ड ने भी कोर्ट को देखते हुए अब फैसला सुनाया जाएगा। तो यहाँ कोरोना के खतरों को देखते हुए 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं को रद्द करने का बड़ा फैसला केंद्र सरकार ने किया था। परीक्षाओं को रद्द करने के बाद बोर्ड मूल्यांकन क्राइटेरिया पर मंथन कर रही है। उम्मीद है कि आज मूल्यांकन के फॉर्मूले पर तस्वीर साफ हो जाएगी। तो यहाँ सीबीएसई को लेकर सरकार ने 13 सदस्यीय समिति बनाई है। तो ऐसे में कमेटी बनाई गई थी जो आगे का क्राइटेरिया तय करती। तो ऐसे में मार्किंग फॉर्मूला तैयार कर रही है वो कमेटी, जिसे जल्द ही जारी किया जा सकता है। तो यहाँ आपको ये भी बता दें कि वैकल्पिक मूल्यांकन प्रक्रिया पर सुझाव देने के लिए 13 सदस्यीय समिति गठित की गई थी और इस कमेटी को जिम्मेदारी दी गई थी कि वो मूल्यांकन के तरीके को तैयार करे और यहाँ लोगों को रिपोर्ट सौंपे। और ऐसे में इस कमेटी की मदद से सीबीएसई कभी भी मूल्यांकन का फॉर्मूला अब जारी कर सकता है। उधर उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ उत्तर प्रदेश में प्रयागराज से लखनऊ आ रही नौचंदी एक्सप्रेस बुधवार रात 10:10 पर केकंसी पुल के पास डिरेल हो गई। तो यहाँ बताया जा रहा है कि इंजन के 2 पहिए केकसी पुल पर पटरी से उतर गई हैं और यात्रियों में यहाँ हड़कंप भी मचता हुआ दिखाई दिया। ट्रेन में अफरा तफरी का माहौल है और भय का माहौल भी व्याप्त हो गया है। आनन फानन रेलवे प्रशासन मौके पर पहुंचा और क्रेन के जरिए इंजन के दोनों पहियों को पटरी पर किया गया। और फिलहाल इस वजह से ट्रेन करीब 2.5 घंटे देरी से करीब 1 बजे लखनऊ रेलवे स्टेशन पर पहुंची और मेरठ सिटी के लिए रवाना हुई। आपको ये भी बता दें कि डिरेलमेंट की सूचना मिलते ही चारबाग रेलवे स्टेशन प्रशासन अलर्ट हो गया और इसी के चलते स्टेशन डायरेक्टर सुदीप सिंह के नेतृत्व में रेलवे की टीम मौके पर पहुंच गई, जिसके बाद इंजन को वापस पटरी पर लाने का काम किया गया। ये गाड़ी संख्या 4511 नौचंदी एक्सप्रेस जो प्रयाग से आ रही थी, यहाँ प्लेटफॉर्म पर पहुंचने से पहले इसके इंजन का 2 व्हील पटरी से उतर गया था, जिसे वापस रीरेल कर लिया गया है। सभी यात्री पूरी तरह सुरक्षित हैं और यात्रियों को हमने कुछ समय लगा जिसमें रीरेल करने में, उस दौरान यात्रियों को पानी और सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं और अब हम यहाँ से गाड़ी को चला रहे हैं। सभी यात्री पूरी तरह सुरक्षित। उधर बता दें आपको, दिल्ली एम्स में लगी आग अब बुझ गई है और ऐसे में काबू भी पा लिया गया है और आग पर काबू पाने के लिए दमकल विभाग ने 26 गाड़ियां मौके पर भेजी थी। आग से होने वाले नुकसान की पड़ताल की जा रही है और फिलहाल अग्निशमन अधिकारी सुनील चौधरी ने बताया कि हमें रात 10:30 पर आग लगने की सूचना मिली थी। अब आग पर काबू पा लिया गया है और ऐसे में कोई हताहत की खबर सामने नहीं आई है। जहां आग लगी उस जगह पर कोविड सैंपलिंग के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। आपको ये भी बता दें कि कल देर रात एम्स के कन्वर्सन ब्लॉक की 9वीं मंजिल में आग लगी। तो यहाँ फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है। आपको ये भी बता दें कि एम्स के डॉक्टरों से मिली जानकारी के अनुसार इस ब्लॉक में जांच इत्यादि के कार्य किए जाते हैं। यहाँ मरीजों को भर्ती नहीं किया जाता।
चलिए सीधे बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर आपको बताते चलें, तमाम दर्शकों के सामने इस वक्त की अहम खबर। देश में कोरोना की रफ्तार अब थमती हुई नजर आ रही है। तो यहाँ जिस तरीके से मामले बढ़ रहे थे और उसी ही गति से अब कोरोना की रफ्तार में कमी दिखाई दे रही है। आपको ये भी बता दें कि 24 घंटों में जिस तरीके से मामले बढ़ने लगे थे, वहीं एक दिन की बात करें तो 1470 लोगों की मौत हुई है। तो यहाँ इस बात की जानकारी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने दी है। जिस तरीके से कोरोना की रफ्तार लगातार बढ़ रही थी, लगातार मामले बढ़ रहे थे, फिलहाल लोगों के लिए अब राहत भरी खबर सामने आई है कि देश में अब कोरोना की रफ्तार थम गई है। वहीं 24 घंटे की बात करें तो 24 घंटों में कोरोना के 67,294 नए मामले सामने आए हैं। यहाँ एक दिन की बात करें तो यहाँ 1470 लोगों की मौत हुई है। फिलहाल केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस बात की जानकारी दी है कि अब कोरोना की रफ्तार अब धीमी पड़ती हुई नजर आ रही है। जिस तरीके से दूसरी लहर लोगों तक पहुंच रही थी और अब लोगों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। और ऐसे में अगर 24 घंटों की बात कर ली जाए तो 67,294 नए मामले सामने आए। हालांकि ये रोज के मामलों के मुताबिक कम मामले हैं। जिस तरीके से 4 लाख का आंकड़ा पहुंच गया था, फिलहाल ये राहत भरी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। वहीं यूपी की बात करें तो यूपी के सीतापुर में चाइल्ड केयर की तरफ से सीतापुर जनपद के 9 बच्चों को लाभ दिया गया है। जानकारी के मुताबिक जिन बच्चों के माता पिता की या फिर पिता की मौत कोरोना के चलते हुई है, ऐसे बच्चों को यूपी गवर्नमेंट की तरफ से 4,000 प्रति माह दिया जाएगा, जिससे उनका भविष्य अब उज्जवल हो सके। वहीं इन बच्चों को शासन की तरफ से अटकल और कस्तूरबा गांधी विद्यालय में प्रवेश भी दिया जाएगा। तो यहाँ एडमिशन की प्रक्रिया भी सरकार द्वारा ही करवाई जाएगी। आपको ये भी बता दें कि जिसमें निःशुल्क इनकी पढ़ाई लिखाई का संचालन किया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा बाल योजना है बच्चों के लिए, जिन बच्चों के मतलब फादर एक्सपायर हो गए हैं कोविड-19 से या मदर या दोनों हो गए हैं, तो उन बच्चों को 4,000 रुपया प्रतिमाह दिया जाएगा जी। तो ऐसे बच्चों के लिए जनपद सीतापुर से हमें सूचना मिली थी चाइल्डलाइन के टोल फ्री नंबर 109 पे कि 9 बच्चे की जानकारी मिली थी, जो आज 9 बच्चे बाल कल्याण समिति जनपद सीतापुर में प्रस्तुत हुए हैं और उनके आदेश से बच्चों की सभी जानकारी ली गई है और अग्रिम कार्रवाई के लिए उनकी अपनी जो है प्रयास पूरा हो चुका है और बच्चे जो है माता की सुपुर्दगी में है। आपका नाम? विभा सक्सेना, चाइल्डलाइन लखीमपुर खीरी। उधर बुधवार की बात करें तो यहाँ बुधवार को सामना के संपादकीय में राम मंदिर को लेकर बीजेपी की खिंचाई की गई थी, जिसके बाद बीजेपी यूथ विंग के कार्यकर्ता दादर में शिवसेना के मुख्यालय की ओर प्रदर्शन के लिए जा रहे थे और इस दौरान रास्ते में ही पुलिस ने उन्हें रोक लिया। यहाँ ये भी बताते चले कि बीजेपी यूथ विंग के कार्यकर्ताओं ने शिवसेना, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और सोनिया गांधी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। पुलिस ने सभी कार्यकर्ताओं को गाड़ी में भरकर मौके से लेकर दूर ले जाया गया। तो यहाँ इस दौरान भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने राम मंदिर के समर्थन में जय श्री राम का नारा लगाया। जब भी युवा मोर्चा के आंदोलन हुआ, उनको अरेस्ट किया था। अरेस्ट करने के बाद हम लोग, मेरी गाड़ी इधर पार्क थी तो हम लोग चल के आए और रोड क्रॉस किया। तो रोड क्रॉस करते करते शिवसैनिक आ गए, हमारे लोगों को मारने लगे। उनके शाखा प्रमुख और बाकी लोग शिवसेना के थे। हम लोग मारे तो हम लोग FIR होना चाहिए अभी उनके ऊपर। जिन्होंने मारे 7-8 लोग थे, उनके ऊपर FIR नहीं हो तो हम लोग इधर से लेंगे नहीं। मेरे ऊपर भी हाथ लगाया, गंदे गंदे गाली दिया, उठाए देखो। उधर यूपी के मुरादाबाद की बात करें तो यहाँ उस समय हड़कंप मच गया जब मामूली विवाद को लेकर 2 पक्षों में जमकर विवाद हो गया और विवाद देखते देखते इतना बढ़ गया कि दोनों ही पक्षों में एक दूसरे पर जमकर फायरिंग की गई। तो वहीं फायरिंग में घर की खिड़की में खड़े बच्चे के सिर से गोली छूकर निकल गई। फिलहाल आपको ये भी बताते चले कि बच्चे को मामूली चोटें आई हैं, जिसमें आनन फानन में इलाज के लिए बच्चे को अस्पताल ले जाया गया। वहीं इस मामले की बात करें तो यहाँ पीड़ित बच्चे ने अपने परिवार के साथ थाने में पहुंचकर पुलिस से इंसाफ की गुहार लगाई है। दोनों पक्षों में फायरिंग की सूचना मिलते ही भारी पुलिस बल मौके पर पहुंच गया और मामले की तफ्तीश में जुट गया। कोई आ गया था अंकल, उन्होंने फायरिंग कर दी।
कौन अंकल थे? आपने देखा नहीं उन्हें? देखने में कैसे? खिड़की में खड़े थे वो। तो वो कैसे आए, मतलब कुछ किया उन्होंने आने के बाद या फिर एकदम फायरिंग कर दी? मतलब आए गाली फिर फायरिंग कर। कितने लोग थे? 3 लोग थे। थाना मुगलपुरा में जो है एक फायरिंग की घटना की सूचना मिली थी। सूचना की जानकारी की गई तो पाया कि फायरिंग के तथ्य सत्य हैं। किसी बात को लेकर, इसके बैकग्राउंड में किसी बात को लेकर एक झगड़ा शाम को 6 बजे के आसपास हुआ था और उसी तनातनी में यह फायरिंग हुई है। और यह भी संज्ञान में आया है कि एक नाबालिग बच्चा जिसकी उम्र लगभग 11-12 वर्ष होगी, वो उस फायरिंग के छर्रों से जो है वो इंजर्ड भी हुआ है। बाकी तहरीर लेकर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई। और अब खबर हरियाणा के रेवाड़ी से है, जहां कक्षा 8वीं की छात्रा से पड़ोस में रहने वाले युवक ने दुष्कर्म जैसी घिनौनी वारदात को अंजाम दिया है। मामले में पुलिस को दी शिकायत में बिहार निवासी एक व्यक्ति ने कहा है कि वह परिवार के साथ शहर के एक मोहल्ले में रहता है। उनके पड़ोस में ही इलाहाबाद निवासी एक युवक भी रहता है जो एक फैक्ट्री में काम करता है। 28 अप्रैल की रात को 8वीं कक्षा में पढ़ने वाली उसकी 14 वर्षीय बेटी को बहला फुसलाकर अपने कमरे में ले गया और उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। और इस बारे में किसी को बताने पर नाबालिग लड़की को जान से मारने की धमकी दी गई, जिसके बाद डर के कारण उसने किसी को नहीं बताया। तो यहाँ लेकिन मंगलवार को पीड़िता ने स्वजन को युवक की हरकतों की जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस को शिकायत दी गई। तो यहाँ पुलिस को शिकायत देने पर आरोपी वहां से फरार हो गया। तो यहाँ आपको ये भी बताते चले कि पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल कराने के बाद उसके खिलाफ पोक्सो एक्ट और धमकी देने का मामला दर्ज कर लिया है और फिलहाल पुलिस जांच में जुट गई है। थाने में FIR नंबर 172 रजिस्टर की है, जिसमें एक नाबालिग एक लड़की है। उसने आरोप लगाए हैं कि पास में ही रहने वाले एक लड़के ने उनके साथ ज़बरदस्ती की है। और हमने IPC की धारा 506 व जो 6 पोक्सो एक्ट है उसके तहत मुकदमा दर्ज कर दिया है और आगामी अनुसंधान हम कर रहे हैं। लड़की के मजिस्ट्रेट के सामने जो माननीय अदालत है उनके सामने 164 सेक्शन के अंडर बयान कराए गए हैं और मेडिकल कराया गया है। शीघ्र ही इसमें जो आरोपी है उसकी गिरफ्तारी की जाएगी। जो लड़की है नाबालिग है और धरुड़ा जो क्षेत्र है उसकी निवासी है। इसके अलावा हम इसकी कोई भी डिटेल नहीं शेयर कर सकते। और जो आरोपी है उसकी आइडेंटिफिकेशन हो चुकी है और हमारी पुलिस रेड कर रही है, शीघ्र उसको गिरफ्तार। वहीं उत्तर प्रदेश में जालौन की बात करें तो यहां माधोगढ़ थाना पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट में वांछित 15,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है। तो यहां पुलिस द्वारा सफलता भी हासिल की गई है। यह बदमाश पिछले कई महीनों से फरार चल रहा था, जिस पर जनपद के अलग अलग थाना क्षेत्रों में 17 मुकदमे दर्ज है। आपको ये भी बताते चले कि आरोपी को पुलिस ने जेल भेज दिया है। और मामले का खुलासा करते हुए जालौन के अपर पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार सिंह ने बताया कि जालौन कोतवाली क्षेत्र के महोला खंडेराव निवासी राकेश तिवारी पुत्र मैथिली शरण जनपद में अवैध शराब की बिक्री और तस्करी करता था, जिसके खिलाफ कुठोन थाना क्षेत्र में गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की गई, जिसके बाद वह लगातार फरार चल रहा था। थाना कुठौद में मुकदमा अपराध संख्या 7/21 2/3 गैंगस्टर एक्ट में 15,000 का इनामिया अभियुक्त राकेश शिवहरे पुत्र मैथिली शरण खंडेरवा कस्बा व थाना जालौन ये फरार चल रहा था। और ये शराब माफियाओं के खिलाफ शासन के निर्देश पर अवैध शराब के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। उधर यूपी के बुलंदशहर की बात करें तो यहां सिंचाई विभाग के एक ठेकेदार के कारनामे के कारण मध्य प्रदेश के 16 परिवार भूखे सोने को मजबूर हैं। आरोप यह है कि जिस तरीके से ठेकेदार उनकी मजदूरी का पैसा नहीं दे रहा, उसके चलते अब ये प्रवासी मजदूर और इनके बच्चे न सिर्फ भूख से तड़प रहे हैं बल्कि न्याय के लिए अधिकारियों की दहलीज का चक्कर लगा रहे हैं। वहीं अब खुर्जा SDM लवी त्रिपाठी ने संबंधित अधिकारियों को जांच देते हुए मजदूरों की समस्या का जल्द समाधान कराने के निर्देश दिए हैं। के बाद जब काम बंद किया तो खाना पीना सब कुछ राशन देना ही बंद कर दिया, पैसा हमारे लिए। अच्छा। हाँ, 8 दिन से भूखे हैं,
कल के तक के भोजन के लिए हमारे पास व्यवस्था थी एक मोबाइल, कल वो बेच दिया हमने, तो आटा ले आए थे। आज का खाने को कुछ नहीं है, कल की रोटी अभी कल सुबह की रोटी खिला रहे हैं शाम के बच्चों के लिए हम। तो कितने लोगों का पैसा है और कितने दिन का पैसा है? 1 महीने का पैसा है, 16 आदमी है हम। 16। तो है हमको कोई खर्ची पानी नहीं मिल रहा है, इस कारण इसमें अभी तो आपको सब कुछ बताया ही है, कुछ भी नहीं है। घास फूस जो भी है हम बच्चों के लिए समझा रहे हैं। 6-7 दिन से भूखे पड़े हैं, 1-2 रोटी रखा था, अभी वो दिखाया आपको, बताया बच्चों को खिला के, कुछ भी नहीं है हमारे पास। 6-7 दिन से भूखे हैं। तो परेशानी क्या आ रही है तुम्हें? परेशानी क्या है? परेशानी यही है हमारे लिए, कुछ खाने को नहीं है, क्या करें क्या ना करें। काम किया उसका पैसा नहीं मिल रहा है, हम जाएंगे यहाँ से तो पैसा लेके ही जाएंगे। तो कितने दिन का पैसा है, कितने लोगों का पैसा? महीने भर का पैसा है, 15-16 आदमी थे, एक भी पैसा नहीं मिला है हमको। अच्छा, क्या करें हम? जिससे भी बात करी, यहाँ पे थाने पर भी बात कर ली है और दरोगा भी आए थे और दरोगा ने भी अभी आके उनके जितने भी लोग थे जिन जिन का नाम था, जो जो लोग उसके मालिक या उसके कॉन्ट्रैक्टर हैं, उन लोगों से बात की है। उसके मालिक का भी अभी बात हुई है, तो उसके मालिक ने कहा है वो सुबह ही आके करेगा, क्योंकि उसका भी ये कहना है कि कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा कोई गलती की गई है इसमें बीच में, जिसके लिए वो कल कंप्लेंट भी करेंगे कॉन्ट्रैक्टर के अगेंस्ट। और बाकी अब मामले का निस्तारण कल तक उम्मीद करी जा रही है कि पूरा हो जाएगा। अभी हमारे स्तर से जितना भी हो। और यहाँ लेंगे छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁਨਹਿਰਾ ਪੰਨਾ, ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਬਣਿਆ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ 1। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਲੜਕੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਕਲਾਂਗ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਹੈ ਸਰਵ ਉੱਤਮ ਸੂਬਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਭਾਰਤ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹੈ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ। ਲੈਬੋਰੇਟਰੀਆਂ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਲੈਬ, ਸਾਫ਼ ਪੀਣ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਟਾਇਲਟ, ਕਲਾਸਰੂਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਸਕੂਲ ਦਾ ਗਵਾਂਢ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡਿਆ। ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਵਧ ਰਿਹਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਟੀਚਰਾਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ, ਹੈਡਮਾਸਟਰ ਤੇ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ, ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਭੋਜਨ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੂਬਾ ਬਣਿਆ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੋਹਰੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਉਤਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਔਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਤਗੜੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਰੱਖੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत है। बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। गाजियाबाद से इस वक्त की अहम और बड़ी खबर सामने आ रही है। तमाम दर्शकों को बता दें, बुजुर्ग की पिटाई केस में अब कार्रवाई तेज होती नजर आ रही है। तो यहाँ गाजियाबाद से इस वक्त की अहम जानकारी। स्थानीय नेता उम्मेद पहलवान के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। तो ये बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। उम्मेद पर अफवाह फैलाने का आरोप लगाया गया है। तो यहाँ फिलहाल अफवाह फैलाने का आरोप लगाया गया है। बुजुर्ग की पिटाई केस में अब तक 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो यहाँ फिलहाल ये जानकारी निकल कर आ रही है कि इस केस में 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। गाजियाबाद से इस वक्त की अहम जानकारी। बुजुर्ग की पिटाई में अब कार्रवाई तेज होती नजर आ रही है और इस मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। यहाँ यूपी के गाजियाबाद से इस वक्त की अहम जानकारी। उम्मेद पर अफवाह फैलाने का आरोप लगाया गया है। यहाँ बुजुर्ग की पिटाई केस में अब तक 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो यहाँ पुलिस प्रशासन भी अलर्ट पर दिखाई दे रहा है। जिस तरीके से राहत भरी खबर तो ये सामने आई कि 5 लोगों को इस केस में गिरफ्तार कर लिया गया है। स्थानीय नेता उम्मेद पहलवान के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। जिस तरीके से ये मामला तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा था, अब फिलहाल खबर निकल कर आई है कि उम्मेद पर अफवाह फैलाने का आरोप है। ये बुजुर्ग की पिटाई केस में अब तक 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। गाजियाबाद से इस वक्त की अहम जानकारी। बुजुर्ग की पिटाई केस में अब कार्रवाई तेज होती नजर आ रही है।
खबरों में आगे बढ़ेंगे। आखिरकार धरती को उसका 5वां महासागर मिल गया है। मतलब यह है कि सागर तो पहले से ही था, लेकिन उसे अब 5वें महासागर की मान्यता मिल गई है। ये मान्यता नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी ने दी है। आपको बता दें, 5वें महासागर का नाम अगर बात करें तो साउदर्न महासागर है। ये अंटार्कटिका में है और इससे पहले धरती पर 4 महासागर अंटार्कटिक, प्रशांत हिंद, आर्कटिक महासागर, 5वां महासागर यानी साउदर्न ओशन में पानी काफी ठंडा है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ बर्फीली चट्टानें हैं और हिमखंड और ग्लेशियर हैं। 8 जून की बात करें तो 8 जून को वर्ल्ड ओशन डे पर नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी ने इसे 5वें महासागर की मान्यता दी। तो यहाँ एनजीएस के आधिकारिक जियोग्राफर एलेक्स टेट बताते हैं कि बहुत सालों तक वैज्ञानिक इसकी मान्यता देते नजर आए थे और इसे लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी तरह का समझौता नहीं हुआ था। इसीलिए अब आधिकारिक तौर पर महासागर की कैटेगरी की बात करें तो यहाँ कैटेगरी में नहीं रख पा रहे थे। एलेक्स टेट ने यहाँ ये भी कहा कि इसका बड़ा असर एजुकेशन सेक्टर पर पड़ेगा। स्टूडेंट साउदर्न ओशन के बारे में नई जानकारियां हासिल करेंगे और इसे भी सभी देशों में अब मान्यता मिली जाएगी। वहीं यूपी के बाराबंकी, शाहजहांपुर, गोरखपुर, वाराणसी समेत पूर्वी उत्तर प्रदेश को भिगो रहा मानसून बुधवार को भी वहीं ठहरा रहा। तो यहां मौसम विभाग का कहना है कि फिलहाल इसके आगे बढ़ने के संकेत नहीं मिले हैं। आंचलिक मौसम विज्ञान केंद्र से जारी मौसम बुलेटिन में पूर्वी उत्तर प्रदेश में बृहस्पतिवार को भारी बारिश की चेतावनी भी दी गई। जबकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ कुछ इलाकों को प्री मानसून बौछारें भिगोती रही और यहाँ गोरखपुर में बुधवार को 8.7 मिलीमीटर के हिसाब से, बलिया में 12.2 बारिश रिकॉर्ड हुई और वहीं लखनऊ में मानसून के इंतजार में मौसम कई रंग दिखा रहा है। तेज धूप और उमस परेशान कर रही है और कभी बादल और हवा मौसम सुहावना बना रही है। वहीं बुधवार दोपहर की बात करें तो यहाँ दोपहर को थोड़ी धूप रही, लेकिन यहाँ शाम से पहले बादलों ने डेरा डाला रहा। तो यहाँ लोगों को राहत भी मिल रही है। फिलहाल आपको ये भी बता दें कि 30 किलोमीटर की करीब की रफ्तार से चली हवा ने पारे के तेवर अब ढीले कर दिए हैं। चलिए बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। यूपी से बड़ी खबर सामने आ रही है। तमाम दर्शकों को बता दें, यूपी से इस वक्त की अहम खबर, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का आज दूसरा दिन है। फिलहाल हिंदू युवा वाहिनी पदाधिकारियों के साथ उनकी बैठक होने वाली है। तो यहाँ यूपी के गोरखपुर से अहम खबर निकल कर आ रही है। आज बीआरडी मेडिकल भी जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो यहाँ निकलकर सामने आ रही है खबर कि कोविड वार्ड और नॉन कोविड वार्ड का आज जायजा लेंगे। फिलहाल ये भी बताते चले कि आज यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ वाहनों को भी रवाना करेंगे। तो यहाँ नगर निगम के वाहनों को रवाना किया जाएगा। सीएम सर्किट हाउस में 3 चरण में ये बैठक होगी। ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है। यूपी के गोरखपुर से अहम जानकारी, सीएम योगी के दौरे का आज दूसरा दिन है। हिंदू युवा वाहिनी पदाधिकारियों के साथ आज यूपी के सीएम बैठक करेंगे। ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है। बीआरडी मेडिकल भी जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। यहाँ सीएम योगी आदित्यनाथ बीआरडी मेडिकल भी जाएंगे। कोविड वार्ड, नॉन कोविड वार्ड का आज जायजा भी लेंगे। तो यहाँ जिस तरीके से स्थिति बिगड़ती हुई नजर आ रही थी, तो फिलहाल यूपी में अब स्थिति संभलती हुई नजर आ रही है और इसी के चलते यूपी के सीएम का कई जिलों का दौरा भी रहा। उधर दिल्ली के आजादपुर सब्जी मंडी में लोगों की भीड़ देखने को नहीं मिल रही। बता दें, धीरे धीरे दिल्ली का अनलॉक किया जा रहा है, लेकिन यहाँ दुकानदार काफी ज्यादा परेशान हैं। उनका कहना है कि सामान की बिक्री नहीं हो रही है, माल लगातार सड़ रहा है। उन्होंने ये भी बताया कि आम की बिक्री काफी ज्यादा कम होती नजर आ रही है। यहाँ माल लेकर आते हैं लेकिन यहाँ सड़ जाता है। जिस तरीके से आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, तो फिलहाल ये दिखाई दे रहा है कि यहाँ फ्रूट्स तो पड़े हैं लेकिन यहाँ फ्रूट की बिक्री नहीं हो रही है, जिसकी वजह से आमजन भी परेशान है और दुकानदार भी परेशान है। की जो मार्केट में सेल है वो कम है। लॉकडाउन की वजह से उससे काफी फर्क पड़ा हुआ है। जो बाहर का दिल्ली में आदमी था वो अभी आया नहीं है, चला गया है लॉकडाउन की वजह से। दिल्ली में बाहर का आदमी आ जाएगा, फिर से काम आ जाएगा। जी, इतने सालों से आप काम करते आ रहे हैं, इस बार कोई बदलाव देखने को मिल रहा है? पहले से कम है ना, बहुत मार्केट में काम कम है पहले से।
ठीक है, लॉकडाउन धीरे धीरे खुल रहा है, जैसे खुलेगा है धीरे धीरे काम भी बढ़ेगा, काम बढ़ना शुरू होगा। जी जी। मार्केट में कस्टमर है या नहीं है? क्योंकि कस्टमर कम है मार्केट में कस्टमर जी, पहले से कम है कस्टमर। हालात बिल्कुल बेकार है। फुटपाथ पे बैठे हुए माल सड़ रहे हैं, आ रहे हैं, बिक नहीं रहे हैं, ग्राहक नहीं है, दुकानदारी नहीं होती है, हालात ज्यादा खराब है। बहुत सालों से आम का बिजनेस बहुत सालों से करते चले आ रहे हैं। इस हालात पहले कभी नहीं आते, ऐसे हालात नहीं थे कभी भी। सब सुख थे, हर आदमी सुखी से था, कोई 10 रुपए कमा रहा, अपने बच्चों को गुजारा कर रहा था। यहाँ तो बहुत हालात बहुत खराब है, कोई गुजारा लाख पैसे भी नहीं होती, कर्जे में घिर रहे हैं, कर्जा ले रहे हैं, लोगों के पैसे हमारी छाती पर रखे हुए हैं, उनको कहाँ से दें? वो बेइज्जतियाँ करती हैं, इनके देना तो पड़ेगा, लिया है तो देना तो पड़ेगा। शॉर्टेज कह सकते हैं, आम की शॉर्टेज पीछे नहीं, शॉर्टेज नहीं है, माल पूरे हैं, माल पूरे हैं, माल में कोई कमी नहीं है। मंडी में नहीं बिक रहा है, खरीदने वाला नहीं है कोई भी। देखिए आप कितना माल चाट। उधर उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण 21 लाख से अधिक अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने निकल कर आ रही है। तो यहाँ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केंद्र की तर्ज पर यूपी के टीईटी के बच्चों के लिए राहत भरी खबर सामने निकल कर आई है। तो यहाँ यूपी टीईटी के प्रमाण पत्र को आजीवन मान्य करने का आदेश दिया है। तो यहाँ बुधवार को समीक्षा बैठक के दौरान उन्होंने निर्देश दिया कि भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार यूपी टीईटी का प्रमाण पत्र को आजीवन वैधता प्रदान की जाए। एक बार परीक्षा उत्तीर्ण होने के बाद दोबारा देने की अब आवश्यकता नहीं होगी। तो यहाँ योगी सरकार का बड़ा आदेश सामने आया है। आपको ये भी बता दें कि इस संबंध में नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाए, उनकी तरफ से ये आदेश जारी किया गया है। डीएलएड पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए पूर्व प्रचलित व्यवस्था ही लागू रखी जाएगी। चलिए बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। तमाम दर्शकों को बता दें, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा को अब हिरासत में ले लिया गया है। तो यहां प्रदीप शर्मा को हिरासत में ले लिया गया है। एंटीलिया विस्फोटक केस में उसे हिरासत में लिया गया है। तो ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। मुंबई में एनआईए की टीम ने प्रदीप को हिरासत में लिया है। आपको बता दें कि एनआईए की टीम ने हिरासत में लिया है। एंटीलिया विस्फोटक केस में उसे हिरासत में लिया गया है। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा को हिरासत में लिया गया है। तो यहाँ प्रदीप शर्मा को हिरासत में लिया गया है। एंटीलिया विस्फोटक केस में उसे हिरासत में लिया गया है। आपको ये भी बताते चलें कि फिलहाल प्रदीप शर्मा को हिरासत में ले लिया गया है। मुंबई में एनआईए की टीम ने प्रदीप को हिरासत में ले लिया है। यहाँ विस्फोटक केस में उसे हिरासत में लिया गया है। एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा को अब हिरासत में ले लिया गया है। आपको ये भी बता दें कि विस्फोटक केस में उसे हिरासत में लिया गया है। उधर यूपी के फिरोजाबाद की बात करें तो यहां जनपद में एक युवती ने एक युवक की सगाई में जमकर हंगामा किया। पुलिस को बुलाकर यहां लगन सगवाई को रुकवा लिया गया। फिलहाल इस युवती का आरोप यह है कि आज जिस युवक की सगाई हो रही है उसकी शादी मेरे साथ हो चुकी है। इस दौरान युवती ने कहा कि अगर उसे इंसाफ नहीं मिलता तो युवक के दरवाजे पर वह खुदकुशी कर लेगी। यहाँ युवती के हंगामे के बाद पुलिस युवक के पिता और चाचे को थाने में ली है। इस पूरे वाकये में घर आए मेहमान बगैर दावत खाए ही चले गए और ये घटना शिकोहाबाद थाना क्षेत्र अंतर्गत गांव नगलाकांस की है, जहां एक पिता को अपने पुत्र की सगाई करना काफी ज्यादा भारी पड़ गया। हमारी शादी हो चुकी है ललित कुमार के साथ, अब ये वो दूसरी शादी कर रहा है। आज किस तरह का विरोध हुआ है? आज उसकी लगन पक्की आ रही है। हमारी शादी होते हुए भी ये विरोध करने वाली तो बात है ना, इसलिए विरोध कर रहे हैं हम। और अगर हमारी सुनवाई नहीं होगी तो हम उसी के द्वार पे ही मरेंगे। और फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए एएनबी न्यूज़। नमस्कार।
सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं ANB न्यूज। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANB न्यूज इन चैनल नंबर पर। नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं। यहाँ पर मैं हूं आपके साथ साधना मत्रा। सीबीएसई, आईसीएसई समेत तमाम राज्यों के बोर्ड 12वीं के छात्रों का मूल्यांकन किस तरीके से किया जाएगा, इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हो गई। इस संबंध में कोर्ट में याचिका दायर की गई थी, जिस पर कोर्ट आज सुनवाई करेगा। आपको बता दें, पिछले ही दिनों कोविड-19 महामारी के कारण 12वीं कक्षा की सीबीएसई बोर्ड परीक्षा रद्द कर दी गई थी। इसके साथ ही तमाम राज्यों के बोर्ड ने भी कोर्ट को देखते हुए अब फैसला सुनाया जाएगा। तो यहाँ कोरोना के खतरों को देखते हुए 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं को रद्द करने का बड़ा फैसला केंद्र सरकार ने किया था। परीक्षाओं को रद्द करने के बाद बोर्ड मूल्यांकन क्राइटेरिया पर मंथन कर रही है। उम्मीद है कि आज मूल्यांकन के फॉर्मूले पर तस्वीर साफ हो जाएगी। तो यहाँ सीबीएसई को लेकर सरकार ने 13 सदस्यीय समिति बनाई है। तो ऐसे में कमेटी बनाई गई थी जो आगे का क्राइटेरिया तय करती। तो ऐसे में मार्किंग फॉर्मूला तैयार कर रही है वो कमेटी, जिसे जल्द ही जारी किया जा सकता है। तो यहाँ आपको ये भी बता दें कि वैकल्पिक मूल्यांकन प्रक्रिया पर सुझाव देने के लिए 13 सदस्यीय समिति गठित की गई थी और इस कमेटी को जिम्मेदारी दी गई थी कि वो मूल्यांकन के तरीके को तैयार करे और यहाँ लोगों को रिपोर्ट सौंपे। और ऐसे में इस कमेटी की मदद से सीबीएसई कभी भी मूल्यांकन का फॉर्मूला अब जारी कर सकता है। उधर उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ उत्तर प्रदेश में प्रयागराज से लखनऊ आ रही नौचंदी एक्सप्रेस बुधवार रात 10:10 पर केकंसी पुल के पास डिरेल हो गई। तो यहाँ बताया जा रहा है कि इंजन के 2 पहिए केकसी पुल पर पटरी से उतर गई हैं और यात्रियों में यहाँ हड़कंप भी मचता हुआ दिखाई दिया। ट्रेन में अफरा तफरी का माहौल है और भय का माहौल भी व्याप्त हो गया है। आनन फानन रेलवे प्रशासन मौके पर पहुंचा और क्रेन के जरिए इंजन के दोनों पहियों को पटरी पर किया गया। और फिलहाल इस वजह से ट्रेन करीब 2.5 घंटे देरी से करीब 1 बजे लखनऊ रेलवे स्टेशन पर पहुंची और मेरठ सिटी के लिए रवाना हुई। आपको ये भी बता दें कि डिरेलमेंट की सूचना मिलते ही चारबाग रेलवे स्टेशन प्रशासन अलर्ट हो गया और इसी के चलते स्टेशन डायरेक्टर सुदीप सिंह के नेतृत्व में रेलवे की टीम मौके पर पहुंच गई, जिसके बाद इंजन को वापस पटरी पर लाने का काम किया गया। ये गाड़ी संख्या 4511 नौचंदी एक्सप्रेस जो प्रयाग से आ रही थी, यहाँ प्लेटफॉर्म पर पहुंचने से पहले इसके इंजन का 2 व्हील बैटरी से उतर गया था, जिसे वापस रीरेल कर लिया गया है। सभी यात्री पूरी तरह सुरक्षित हैं और यात्रियों को हमने कुछ समय लगा जिसमें रीरेल करने में, उस दौरान यात्रियों को पानी और सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं और अब हम यहाँ से गाड़ी को चला रहे हैं। सभी यात्री पूरी तरह सुरक्षित। उधर बता दें आपको, दिल्ली एम्स में लगी आग अब बुझ गई है और ऐसे में काबू भी पा लिया गया है और आग पर काबू पाने के लिए दमकल विभाग ने 26 गाड़ियां मौके पर भेजी थी। आग से होने वाले नुकसान की पड़ताल की जा रही है और फिलहाल अग्निशमन अधिकारी सुनील चौधरी ने बताया कि हमें रात 10:30 पर आग लगने की सूचना मिली थी। अब आग पर काबू पा लिया गया है और ऐसे में कोई हताहत की खबर सामने नहीं आई है। जहां आग लगी उस जगह पर कोविड सैंपलिंग के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। आपको ये भी बता दें कि कल देर रात एम्स के कन्वर्जन ब्लॉक की 9वीं मंजिल में आग लगी। तो यहाँ फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है। आपको ये भी बता दें कि एम्स के डॉक्टरों से मिली जानकारी के अनुसार इस ब्लॉक में जांच इत्यादि के कार्य किए जाते हैं। यहाँ मरीजों को भर्ती नहीं किया जाता।
वहीं यूपी की बात करें तो यूपी के सीतापुर में चाइल्ड केयर की तरफ से सीतापुर जनपद के 9 बच्चों को लाभ दिया गया है। जानकारी के मुताबिक जिन बच्चों के माता पिता की या फिर पिता की मौत कोरोना के चलते हुई है, ऐसे बच्चों को यूपी गवर्नमेंट की तरफ से 4000 प्रति माह दिया जाएगा, जिससे उनका भविष्य अब उज्जवल हो सके। वहीं इन बच्चों को शासन की तरफ से अटकल और कस्तूरबा गांधी विद्यालय में प्रवेश भी दिया जाएगा। तो यहाँ एडमिशन की प्रक्रिया भी सरकार द्वारा ही करवाई जाएगी। आपको ये भी बता दें कि जिसमें निःशुल्क इनकी पढ़ाई लिखाई का संचालन किया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा बाल योजना है बच्चों के लिए, जिन बच्चों के मतलब फादर एक्सपायर हो गए हैं कोविड-19 से या मदर या दोनों हो गए हैं, तो उन बच्चों को 4000 रुपया प्रतिमाह दिया जाएगा जी। तो ऐसे बच्चों के लिए जनपद सीतापुर से हमें सूचना मिली थी चाइल्डलाइन के टोल फ्री नंबर 1098 पे कि 9 बच्चे की जानकारी मिली थी, जो आज 9 बच्चे बाल कल्याण समिति जनपद सीतापुर में प्रस्तुत हुए हैं और उनके आदेश से बच्चों की सभी जानकारी ली गई है और अग्रिम कार्रवाई के लिए उनकी अपनी जो है प्रयास पूरा हो चुका है और बच्चे जो है माता की सुपुर्दगी में है। आपका नाम? विभा सक्सेना, चाइल्डलाइन लखीमपुर खीरी। उधर बुधवार की बात करें तो यहाँ बुधवार को सामना के संपादकीय में राम मंदिर को लेकर बीजेपी की खिंचाई की गई थी, जिसके बाद बीजेपी यूथ विंग के कार्यकर्ता दादर में शिवसेना के मुख्यालय की ओर प्रदर्शन के लिए जा रहे थे और इस दौरान रास्ते में ही पुलिस ने उन्हें रोक लिया। यहाँ ये भी बताते चले कि बीजेपी यूथ विंग के कार्यकर्ताओं ने शिवसेना, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और सोनिया गांधी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। पुलिस ने सभी कार्यकर्ताओं को गाड़ी में भरकर मौके से लेकर दूर ले जाया गया। तो यहाँ इस दौरान भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने राम मंदिर के समर्थन में जय श्री राम का नारा लगाया। जब भी युवा मोर्चा के आंदोलन हुआ, उनको अरेस्ट किया था। अरेस्ट करने के बाद हम लोग, मेरी गाड़ी इधर पार्क थी तो हम लोग चल के आए और रोड क्रॉस किया। तो रोड क्रॉस करते करते शिवसैनिक आ गए, हमारे लोगों को मारने लगे। उनके शाखा प्रमुख और बाकी लोग शिवसेना के थे। हम लोग मारे तो हम लोग एफआईआर होना चाहिए अभी उनके ऊपर। जिन्होंने मारे 7-8 लोग थे, उनके ऊपर एफआईआर नहीं हो तो हम लोग इधर से लेंगे नहीं। मेरे ऊपर भी हाथ लगाया, गंदे गंदे गाली दिया, उठाई देखो। उधर यूपी के मुरादाबाद की बात करें तो यहाँ उस समय हड़कंप मच गया जब मामूली विवाद को लेकर 2 पक्षों में जमकर विवाद हो गया और विवाद देखते देखते इतना बढ़ गया कि दोनों ही पक्षों में एक दूसरे पर जमकर फायरिंग की गई। तो वहीं फायरिंग में घर की खिड़की में खड़े बच्चे के सिर से गोली छूकर निकल गई। फिलहाल आपको ये भी बताते चले कि बच्चे को मामूली चोटें आई हैं, जिसमें आनन फानन में इलाज के लिए बच्चे को अस्पताल ले जाया गया। वहीं इस मामले की बात करें तो यहाँ पीड़ित बच्चे ने अपने परिवार के साथ थाने में पहुंचकर पुलिस से इंसाफ की गुहार लगाई है। दोनों पक्षों में फायरिंग की सूचना मिलते ही भारी पुलिस बल मौके पर पहुंच गया और मामले की तफ्तीश में जुट गया। अंकल उन्होंने फायरिंग कर दी। कौन अंकल थे? आपने देखा नहीं उन्हें? देखने में कैसे? खिड़की में खड़े थे वो। तो वो कैसे आए, मतलब कुछ किया उन्होंने आने के बाद या फिर एकदम फायरिंग कर दी? मतलब आए, गाली और फिर फायरिंग कर दी। कितने लोग थे? 3 लोग थे। थाना मुगलपुरा में जो है एक फायरिंग की घटना की सूचना मिली थी। सूचना की जानकारी की गई तो पाया कि फायरिंग के तथ्य सत्य हैं। किसी बात को लेकर, इसके बैकग्राउंड में किसी बात को लेकर एक झगड़ा शाम को 6 बजे के आसपास हुआ था और उसी तनातनी में यह फायरिंग हुई है। और यह भी संज्ञान में आया है कि एक नाबालिग बच्चा जिसकी उम्र लगभग 11-12 वर्ष होगी, वो उस फायरिंग के छर्रों से जो है वो इंजर्ड भी हुआ है। बाकी तहरीर लेकर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई। और अब खबर हरियाणा के रेवाड़ी से है, जहां कक्षा 8वीं की छात्रा से पड़ोस में रहने वाले युवक ने दुष्कर्म जैसी घिनौनी वारदात को अंजाम दिया है। मामले में पुलिस को दी शिकायत में बिहार निवासी एक व्यक्ति ने कहा कि वह परिवार के साथ शहर के एक मोहल्ले में रहता है। उनके पड़ोस में ही इलाहाबाद निवासी एक युवक भी रहता है जो एक फैक्ट्री में काम करता है। 28 अप्रैल की रात को 8वीं कक्षा में पढ़ने वाली उसकी 14 वर्षीय बेटी को बहला फुसलाकर अपने कमरे में ले गया और उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया
और इस बारे में किसी को बताने पर नाबालिग लड़की को जान से मारने की धमकी दी गई, जिसके बाद डर के कारण उसने किसी को नहीं बताया। तो यहाँ लेकिन मंगलवार को पीड़िता ने स्वजन को युवक की हरकतों की जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस को शिकायत दी। तो यहाँ पुलिस को शिकायत देने पर आरोपी वहां से फरार हो गया। तो यहाँ आपको ये भी बताते चले कि पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल कराने के बाद उसके खिलाफ पोक्सो एक्ट और धमकी देने का मामला दर्ज कर लिया है और फिलहाल पुलिस जांच में जुट गई है। थाने में FIR नंबर 172 रजिस्टर की है, जिसमें एक नाबालिग एक लड़की है। उसने आरोप लगाए हैं कि पास में ही रहने वाले एक लड़के ने उनके साथ ज़बरदस्ती की है और हमने IPC की धारा 506 व जो 6 पोक्सो एक्ट है उसके तहत मुकदमा दर्ज कर दिया है और आगामी अनुसंधान हम कर रहे हैं। लड़की के मजिस्ट्रेट के सामने जो माननीय अदालत है उनके सामने 164 सेक्शन के अंडर बयान कराए गए हैं और मेडिकल कराया गया है। शीघ्र ही इसमें जो आरोपी है उसकी गिरफ्तारी की जाएगी। जो लड़की है नाबालिग है और धरुड़ा जो क्षेत्र है उसकी निवासी है। इसके अलावा हम इसकी कोई भी डिटेल नहीं शेयर कर सकते और जो आरोपी है उसकी आइडेंटिफिकेशन हो चुकी है और हमारी पुलिस रेड कर रही है, शीघ्र उसको गिरफ्तार। वहीं उत्तर प्रदेश में जालौन की बात करें तो यहां माधोगढ़ थाना पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट में वांछित 15,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है। तो यहां पुलिस द्वारा सफलता भी हासिल की गई है। यह बदमाश पिछले कई महीनों से फरार चल रहा था, जिस पर जनपद के अलग अलग थाना क्षेत्रों में 17 मुकदमे दर्ज है। आपको ये भी बताते चले कि आरोपी को पुलिस ने जेल भेज दिया है और मामले का खुलासा करते हुए जालौन के अपर पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार सिंह ने बताया कि जालौन कोतवाली क्षेत्र के महोला खंडेराव निवासी राकेश तिवारी पुत्र मैथिली शरण जनपद में अवैध शराब की बिक्री और तस्करी करता था, जिसके खिलाफ कुठोन थाना क्षेत्र में गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की गई, जिसके बाद वह लगातार फरार चल रहा था। थाना कुठौद में मुकदमा अपराध संख्या 7/21 2/3 गैंगस्टर एक्ट में 15,000 का इनामिया अभियुक्त राकेश शिवहरे पुत्र मैथिली शरण खंडेरवा कस्बा व थाना जालौन ये फरार चल रहा था और ये शराब माफियाओं के खिलाफ शासन के निर्देश पर अवैध शराब के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। उधर यूपी के बुलंदशहर की बात करें तो यहां सिंचाई विभाग के एक ठेकेदार के कारनामे के कारण मध्य प्रदेश के 16 परिवार भूखे सोने को मजबूर हैं। आरोप यह है कि जिस तरीके से ठेकेदार उनकी मजदूरी का पैसा नहीं दे रहा, उसके चलते अब ये प्रवासी मजदूर और इनके बच्चे न सिर्फ भूख से तड़प रहे हैं बल्कि न्याय के लिए अधिकारियों की दहलीज का चक्कर लगा रहे हैं। वहीं अब खुर्जा SDM लवी त्रिपाठी ने संबंधित अधिकारियों को जांच देते हुए मजदूरों की समस्या का जल्द समाधान कराने के निर्देश दिए हैं। बाद जब काम बंद किया तो खाना पीना सब कुछ राशन देना ही बंद कर दिया पैसा हमारे लिए। अच्छा। हाँ, 8 दिन से भूखे हैं। कल के तक के भोजन के लिए हमारे पास व्यवस्था थी एक मोबाइल, कल वो बेच दिया हमने, तो आटा ले आए थे। आज का खाने को कुछ नहीं है। कल की रोटी अभी कल सुबह की रोटी खिला रहे हैं शाम के बच्चों के लिए हम। तो कितने लोगों का पैसा है और कितने दिन का पैसा? 1 महीने का पैसा है, 16 आदमी है हम। 16। तो है हमको कोई खर्ची पानी नहीं मिल रहा है। इस कारण इसमें अभी तो आपको सब कुछ बताया ही है, कुछ भी नहीं है। घास फूस जो भी है हम बच्चों के लिए समझा रहे हैं। 6-7 दिन से भूखे पड़े हैं। 1-2 रोटी रखा था, अभी वो दिखाया आपको, बताया बच्चों को खिला के, कुछ भी नहीं है हमारे पास। 6-7 दिन से भूखे। तो परेशानी क्या आ रही है? परेशानी क्या है? परेशानी यही है हमारे लिए, कुछ खाने को नहीं है। क्या करें क्या ना करें, काम किया उसका पैसा नहीं मिल रहा है। हम जाएंगे यहाँ से तो पैसा लेके ही जाएंगे। तो कितने दिन का पैसा है, कितने लोगों का? महीने भर का पैसा है। 15-16 आदमी थे, एक भी पैसा नहीं मिला है हमको। अच्छा। क्या करें हम? तो जिससे भी बात करी, यहाँ पे थाने पर भी बात कर लिए और दरोगा भी आए थे और दरोगा ने भी अभी आके उनके जितने भी लोग थे जिन जिनका नाम था, जो लोग उसके मालिक या उसके कॉन्ट्रैक्टर हैं,
उन लोगों से बात की है। उसके मालिक का भी अभी बात हुई है, तो उसके मालिक ने कहा है वो सुबह ही आके करेगा, क्योंकि उसका भी ये कहना है कि कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा कोई गलती की गई है इसमें बीच में, जिसके लिए वो कल कंप्लेंट भी करेंगे कॉन्ट्रैक्टर के अगेंस्ट। और बाकी अब मामले का निस्तारण कल तक उम्मीद करी जा रही है कि पूरा हो जाएगा। अभी हमारे स्तर से जितना भी हो। और यहाँ लेंगे छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। हालात बिल्कुल बेकार है। फुटपाथ पे बैठे हुए माल सड़ रहे हैं, आ रहे हैं, बिक नहीं रहे हैं, ग्राहक नहीं है, दुकानदारी नहीं होती है, हालात ज्यादा खराब है। बहुत सालों से आम का बिजनेस बहुत सालों से करते चले आ रहे। इस हालात पहले कभी नहीं आते, ऐसे हालात नहीं थे कभी भी। सब सुख थे, हर आदमी सुखी से था। कोई 10 रुपए कमा रहा, अपने बच्चों को गुजारा कर रहा था। यहाँ तो बहुत हालात बहुत खराब है। कोई गुजारा लाख पैसे भी नहीं होती, कर्जे में घिर रहे हैं, कर्जा ले रहे हैं, लोगों के पैसे हमारी छाती पर रखे हुए हैं, उनको कहाँ से दें? वो बेइज्जतियां करती हैं, इनके देना तो पड़ेगा, लिया है तो देना तो पड़ेगा। शॉर्टेज कह सकते हैं, आम की शॉर्टेज पीछे नहीं, शॉर्टेज नहीं है, माल पूरे हैं, माल पूरे हैं, माल में कोई कमी नहीं है। मंडी में नहीं बिक रहा है, खरीदने वाला नहीं है कोई भी। देखिए आप कितना माल चाट। उधर उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण 21 लाख से अधिक अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने निकल कर आ रही है। तो यहाँ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केंद्र की तर्ज पर यूपी के टीईटी के बच्चों के लिए राहत भरी खबर सामने निकल कर आई है। तो यहाँ यूपी टीईटी के प्रमाण पत्र को आजीवन मान्य करने का आदेश दिया है। तो यहाँ बुधवार को समीक्षा बैठक के दौरान उन्होंने निर्देश दिया कि भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार यूपी टीईटी का प्रमाण पत्र को आजीवन वैधता प्रदान की जाए। एक बार परीक्षा उत्तीर्ण होने के बाद दोबारा देने की अब आवश्यकता नहीं होगी। तो यहाँ योगी सरकार का बड़ा आदेश सामने आया है। आपको ये भी बता दें कि इस संबंध में नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाए, उनकी तरफ से ये आदेश जारी किया गया है। डीएलएड पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए पूर्व प्रचलित व्यवस्था ही लागू रखी जाएगी। उधर यूपी के फिरोजाबाद की बात करें तो यहाँ जनपद में एक युवती ने एक युवक की सगाई में जमकर हंगामा किया। पुलिस को बुलाकर यहाँ लगन सगाई को रुकवा लिया गया। फिलहाल इस युवती का आरोप ये है कि आज जिस युवक की सगाई हो रही है उसकी शादी मेरे साथ हो चुकी है। इस दौरान युवती ने कहा कि अगर उसे इंसाफ नहीं मिलता तो युवक के दरवाजे पर वह खुदकुशी कर लेगी। यहाँ युवती के हंगामे के बाद पुलिस युवक के पिता और चाचे को थाने में ली है। इस पूरे वाकये में घर आए मेहमान बगैर दावत खाए ही चले गए और ये घटना शिकोहाबाद थाना क्षेत्र अंतर्गत गांव नगलाकांस की है, जहां एक पिता को अपने पुत्र की सगाई करना काफी ज्यादा भारी पड़ गया। हमारी शादी हो चुकी है ललित कुमार के साथ, अब ये वो दूसरी शादी कर रहा है। आज किस तरह का विरोध हुआ है? आज उसकी लगन पक्की आ रही है। हमारी शादी होते हुए भी ये विरोध करने वाली तो बात है ना, इसलिए विरोध कर रहे हैं हम। और अगर हमारी सुनवाई नहीं होगी तो हम उसी के द्वार पे ही मरेंगे। और फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए एएनबी न्यूज। नमस्कार। पूरा देश इस ਵੇਲੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਇਸ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉਦਾਹਰਣ ਫਤਿਹ ਕਿੱਟ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਈ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕਿੱਟ ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਦਰਅਸਲ ਇਸ ਕਿੱਟ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਉਪਕਰਨ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰੀਜ਼ ਘਰ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਕੋਰੋਨਾ ਨੂੰ ਮਾਤ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਫਤਿਹ ਕਿੱਟ ਵਿੱਚ 18 ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ
ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਥਰਮਾਮੀਟਰ, ਸਟੀਮਰ, ਫਿੰਗਰ ਟਿਪ ਪਲਸ ਆਕਸੀਮੀਟਰ, ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ, ਲਿਮਸੀ, ਜ਼ਿੰਕ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ, ਵਿਟਾਮਿਨ D3 ਕੈਪਸੂਲ, ਆਯੁਸ਼ ਕਵਾਥ, ਡੋਲੋ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦਵਾਈਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਕੋਈ ਪੀੜਤ ਵੀ ਜਦੋਂ ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਹਤ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਉਸ ਨੂੰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਫਤਿਹ ਕਿੱਟ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰੀਜ਼ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਫਲੂ ਕਾਰਨਰ ਤੋਂ ਕਿੱਟ ਇਸ਼ੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲਿਸਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਾਡੇ ਹੈਲਥ ਵਰਕਰ ਨੇ ਉਹ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿੱਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਆ ਬੈਨੀਫਿਸ਼ਰੀ ਨੂੰ। ਇਸ ਕਿੱਟ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਹੋਮ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਫਤਿਹ ਕਿੱਟ ਵਰਦਾਨ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿੱਟਾਂ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਹੀ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਫਤਿਹ ਕਿੱਟ ਨਾਲ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਰੋਨਾ ਤੇ ਫਤਿਹ ਪਾਏਗਾ। खबरों में आगे बढ़ेंगे। आखिरकार धरती को उसका 5वां महासागर मिल गया है। मतलब यह है कि सागर तो पहले से ही था, लेकिन उसे अब 5वें महासागर की मान्यता मिल गई है। ये मान्यता नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी ने दी है। आपको बता दें 5वें महासागर का नाम अगर बात करें तो साउदर्न महासागर है। ये अंटार्कटिका में है और इससे पहले धरती पर 4 महासागर अंटार्कटिक, प्रशांत हिंद, आर्कटिक महासागर, 5वां महासागर यानी साउदर्न ओशन में पानी काफी ठंडा है क्योंकि यहाँ पर सिर्फ बर्फीली चट्टानें हैं और हिमखंड और ग्लेशियर हैं। 8 जून की बात करें तो 8 जून को वर्ल्ड ओशन डे पर नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी ने इसे 5वें महासागर की मान्यता दी। तो यहाँ एनजीएस के आधिकारिक जियोग्राफर एलेक्स टेट बताते हैं कि बहुत सालों तक वैज्ञानिक इसकी मान्यता देते नजर आए थे और इसे लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी तरह का समझौता नहीं हुआ था। इसीलिए अब आधिकारिक तौर पर महासागर की कैटेगरी की बात करें तो यहाँ कैटेगरी में नहीं रख पा रहे थे। एलेक्स टेट ने यहाँ ये भी कहा कि इसका बड़ा असर एजुकेशन सेक्टर पर पड़ेगा। स्टूडेंट साउदर्न ओशन के बारे में नई जानकारियां हासिल करेंगे और इसे भी सभी देशों में अब मान्यता मिली जाएगी। वहीं यूपी के बाराबंकी, शाहजहांपुर, गोरखपुर, वाराणसी समेत पूर्वी उत्तर प्रदेश को भिगो रहा मानसून बुधवार को भी वहीं ठहरा रहा। तो यहां मौसम विभाग का कहना है कि फिलहाल इसके आगे बढ़ने के संकेत नहीं मिले हैं। आंचलिक मौसम विज्ञान केंद्र से जारी मौसम बुलेटिन में पूर्वी उत्तर प्रदेश में बृहस्पतिवार को भारी बारिश की चेतावनी भी दी गई। जबकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ कुछ इलाकों को प्री मानसून बौछारें भिगोती रही और यहाँ गोरखपुर में बुधवार को 8.7 मिलीमीटर के हिसाब से बलिया में 12.2 बारिश रिकॉर्ड हुई और वहीं लखनऊ में मानसून के इंतजार में मौसम कई रंग दिखा रहा है। तेज धूप और उमस परेशान कर रही है और कभी बादल और हवा मौसम सुहावना बना रही है। वहीं बुधवार दोपहर की बात करें तो यहाँ दोपहर को थोड़ी धूप रही, लेकिन यहाँ शाम से पहले बादलों ने डेरा डाला रहा। तो यहाँ लोगों को राहत भी मिल रही है। फिलहाल आपको ये भी बता दें कि 30 किलोमीटर की करीब की रफ्तार से चली हवा ने पारे के तेवर अब ढीले कर दिए हैं। उधर दिल्ली के आजादपुर सब्जी मंडी में लोगों की भीड़ देखने को नहीं मिल रही। बता दें धीरे धीरे दिल्ली का अनलॉक किया जा रहा है, लेकिन यहाँ दुकानदार काफी ज्यादा परेशान हैं। उनका कहना है कि सामान की बिक्री नहीं हो रही है, माल लगातार सड़ रहा है। उन्होंने ये भी बताया कि आम की बिक्री काफी ज्यादा कम होती नजर आ रही है। यहाँ माल लेकर आते हैं लेकिन यहाँ सड़ जाता है। जिस तरीके से आप ये तस्वीरें देख रहे हैं तो फिलहाल ये दिखाई दे रहा है कि यहाँ फ्रूट्स तो पड़े हैं लेकिन यहाँ फ्रूट की बिक्री नहीं हो रही है, जिसकी वजह से आमजन भी परेशान है और दुकानदार भी परेशान है। की जो मार्केट में सेल है वो कम है। लॉकडाउन की वजह से उससे काफी फर्क पड़ा हुआ है। जो बाहर का दिल्ली में आदमी था वो अभी आया नहीं है, चला गया है लॉकडाउन की वजह से। दिल्ली में बाहर का आदमी आ जाएगा, फिर से काम आ जाएगा। जी इतने सालों से आप आम का काम करते आ रहे हैं, इस बार कोई बदलाव देखने को मिल रहा है? पहले से कम है ना, बहुत मार्केट में काम कम है पहले से। ठीक है, लॉकडाउन धीरे धीरे खुल रहा है, तो जैसे खुलेगा है धीरे धीरे काम भी बढ़ेगा, काम बढ़ना शुरू होगा। जी जी। मार्केट में कस्टमर है या नहीं है? क्योंकि कस्टमर कम है जी।
पहले से कम है कस्टमर। हालात बिल्कुल बेकार हैं। फुटपाथ पे बैठे हुए माल सड़ रहे हैं, आ रहे हैं, बिक नहीं रहे हैं, ग्राहक नहीं है, दुकानदारी नहीं होती है, हालात ज्यादा खराब है। बहुत सालों से आम का बिजनेस बहुत सालों से करते चले आ रहे हैं। इस हालात पहले कभी नहीं आते, ऐसे हालात नहीं थे कभी भी। सब सुख थे, हर आदमी सुखी से था। कोई 10 रुपए कमा रहा, अपने बच्चों को गुजारा कर रहा था। यहाँ तो बहुत हालात बहुत खराब है। कोई गुजारा लाख पैसे भी नहीं होती, कर्जे में घिर रहे हैं, कर्जा ले रहे हैं, लोगों के पैसे हमारी छाती पर रखे हुए हैं, उनको कहाँ से दें? वो बेइज्जतियां करती हैं, इनके देना तो पड़ेगा, लिया है तो देना तो पड़ेगा। शॉर्टेज कह सकते हैं, आम की शॉर्टेज पीछे नहीं, शॉर्टेज नहीं है, माल पूरे हैं, माल पूरे हैं, माल में कोई कमी नहीं है। मंडी में नहीं बिक रहा है, खरीदने वाला नहीं है कोई भी। देखिए आप कितना माल चाट। उधर उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण 21 लाख से अधिक अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने निकल कर आ रही है। तो यहाँ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केंद्र की तर्ज पर यूपी के टीईटी के बच्चों के लिए राहत भरी खबर सामने निकल कर आई है। तो यहाँ यूपी टीईटी के प्रमाण पत्र को आजीवन मान्य करने का आदेश दिया है। तो यहाँ बुधवार को समीक्षा बैठक के दौरान उन्होंने निर्देश दिया कि भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार यूपी टीईटी का प्रमाण पत्र को आजीवन वैधता प्रदान की जाए। एक बार परीक्षा उत्तीर्ण होने के बाद दोबारा देने की अब आवश्यकता नहीं होगी। तो यहाँ योगी सरकार का बड़ा आदेश सामने आया है। आपको ये भी बता दें कि इस संबंध में नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाए, उनकी तरफ से ये आदेश जारी किया गया है। डीएलएड पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए पूर्व प्रचलित व्यवस्था ही लागू रखी जाएगी। उधर यूपी के फिरोजाबाद की बात करें तो यहाँ जनपद में एक युवती ने एक युवक की सगाई में जमकर हंगामा किया। पुलिस को बुलाकर यहाँ लगन सगाई को रुकवा लिया गया। फिलहाल इस युवती का आरोप ये है कि आज जिस युवक की सगाई हो रही है उसकी शादी मेरे साथ हो चुकी है। इस दौरान युवती ने कहा कि अगर उसे इंसाफ नहीं मिलता तो युवक के दरवाजे पर वह खुदकुशी कर लेगी। यहाँ युवती के हंगामे के बाद पुलिस युवक के पिता और चाचे को थाने में ली है। इस पूरे वाकये में घर आए मेहमान बगैर दावत खाए ही चले गए और ये घटना शिकोहाबाद थाना क्षेत्र अंतर्गत गांव नगलाकांस की है, जहां एक पिता को अपने पुत्र की सगाई करना काफी ज्यादा भारी पड़ गया। हमारी शादी हो चुकी है ललित कुमार के साथ, अब ये वो दूसरी शादी कर रहा है। आज किस तरह का विरोध हुआ है? आज उसकी लगन पक्की आ रही है। हमारी शादी होते हुए भी ये विरोध करने वाली तो बात है ना, इसलिए विरोध कर रहे हैं हम। और अगर हमारी सुनवाई नहीं होगी तो हम उसी के द्वार पे ही मरेंगे। और फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।